हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं सीएपीएफ कार्मिकों के लिए रेफरल से जुड़ी जानकारी। रेफरल से जुड़ी जानकारी बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है, जैसे कि कोई रेफरल अगर कहाँ से रेफरल ले और रेफरल लेने के बाद उसका वैलिडिटी क्या होता है, एक रेफरल पे कितने बार ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अगर कोई लंबी बीमारी है जैसे कैंसर, एपिलेप्सी जैसी समस्या है, उसका निरंतर यानी कि ट्रीटमेंट चलते रहता है, तो उस कंडीशन में मेडिकल क्लेम कैसे करें? मेडिकल क्लेम के लिए क्या बार-बार हमको रेफरल की ज़रूरत पड़ती है? तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक में आपको जानकारी मिलेगा जानने के लिए, क्योंकि इससे जुड़ी रेफरल से जुड़ी समस्या बहुत सारे दोस्तों को है। क्योंकि मेरे वीडियो में कमेंट्स भी आ रहे थे और कुछ दोस्तों ने कॉल भी किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज एक-एक टॉपिक को बहुत विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेफरल से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे लगा वह मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हूँ और नोट कर लिया हूँ, जिसको मैं एक-एक करके अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके नज़र में और भी कोई क्वेश्चन होगा इससे जुड़ी, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, उसका हम टाइमली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सीएपीएफ इन पैनल हॉस्पिटल जितने भी हैं, उनमें अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो दोनों कंडीशन में ओपीडी ट्रीटमेंट हो या आईपीडी ट्रीटमेंट हो, दोनों में रेफरल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको अचानक कोई इमरजेंसी हो गया, तो उस कंडीशन में आप बिना रेफरल के ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसका बाद में आप क्लेम कर सकते हैं। तो यही चीज़ दोस्तों हम फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किए थे कि इन पैनल हॉस्पिटल में जितने भी हैं आते हैं, वह सभी में ओपीडी हो या आईपीडी हो, सभी के लिए आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, अगर आप पैनल हॉस्पिटल में आप जाते हैं या फिर अनपैनल हॉस्पिटल, जो सीएपीएफ आयुष्मान पैनल के तहत हॉस्पिटल है या फिर आयुष्मान पैनल के तहत हॉस्पिटल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या दोस्तों जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं एज़ पर इंस्ट्रक्शन है, इसका इंस्ट्रक्शन भी हम आपको देंगे और वो आप बाकायदा कैसे डाउनलोड करना है सब बताएँगे आपको। तो इमरजेंसी केस में किसी के लिए भी आपको या डिपेंडेंट को किसी का ज़रूरत नहीं है रेफरल की। लेकिन दोस्तों आप बिना रेफरल के अगर जाते हैं, अगर पैनल हॉस्पिटल है, तो उस कंडीशन में आपको सीजीएचएस रेट यानी कि सरकारी दर जो निर्धारित किया गया है सीएपीएफ सीएपीएफ जो रेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज पेमेंट करने पड़ेंगे और वह पेमेंट जो आप किए हैं, उसको फिर आप क्लेम करके वापस ले सकते हैं। दोस्तों 75 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी कार्मिक हैं, यानी कि एग्जाम्पल आप जैसे कि अभी सर्विस मेंबर हैं और आपके माता-पिता जी का उम्र अगर 75 एबव हो गया है, तो उस कंडीशन में वह ओपीडी ट्रीटमेंट करवाएँ या आईपीडी ट्रीटमेंट करवाएँ। दोनों कंडीशन में ही रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको लेकर के बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़न भी रहते हैं और बहुत सारे दोस्त को पता भी नहीं है। तो आपको क्लेम करते टाइम भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट माँगते हैं, तो हम आपको इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। एज़ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि एबव 75 यानी कि 75 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के लोगों के लिए वहाँ पर उनका ओपीडी ट्रीटमेंट हो या फिर आईपीडी ट्रीटमेंट हो, उनके लिए रेफरल की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर किसी के भाई हैं, तो उस कंडीशन में भाई-बहन वगैरह हैं, तो अगर 25 वर्ष से ज़्यादा है, यानी कि 26 वर्ष के किसी के ब्रदर हैं, तो उस कंडीशन में उनका आश्रित प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। 75 वर्ष वाला जो कंडीशन है, उनको छोड़ कर के बाकी जितने भी कार्मिक हैं, आपके डिपेंडेंट हैं या फिर आप खुद हो, आप खुद ड्यूटी पर तैनात हो या फिर घर पे हो, सभी कंडीशन में आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ती है, आपको रेफरल करवाना ही है। अगर आप विदाउट रेफरल के आप जाते हैं और ओपीडी ट्रीटमेंट लेते हैं, विदाउट रेफरल का, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको मेडिकल क्लेम भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों ओपीडी ट्रीटमेंट जब भी आप लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रेफरल लेना है, ना कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट। हो सकता है कोई हॉस्पिटल आपको ओपीडी ट्रीटमेंट में भी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट इश्यू कर दे। बट आपको जब आप मेडिकल क्लेम करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ दोस्त मेरे पास मैसेज भी किए थे कि मैं ओपीडी ट्रीटमेंट लिया हूँ और जिसका मैंने इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा रखा हूँ। तो क्या मेडिकल क्लेम हो जाएगा? तो मेडिकल क्लेम तो सबमिट हो जाएगा बट ऑब्जेक्शन आ जाएगा। सीएपीएफ किसी भी सीएपीएफ हॉस्पिटल से रेफरल ले लेना है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी से रेफरल ले लेंगे या फिर कोई भी अपना डिपार्टमेंट सीएपीएफ का डिपार्टमेंट हो गया जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल, उससे भी आप रेफर ले सकते हैं। अपना जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं
या फिर प्रखंड स्तरीय जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उनसे भी आप रेफरल ले सकते हैं। साथ में अपना यूनिट का जो ईएमआई रूम होते हैं और जो भी रेलवे वगैरह के हो गए, यानी कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल है, उससे आप रेफरल ले सकते हैं। विदाउट रेफरल का आप अगर जाते हैं तो आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा और वह पेमेंट का आप क्लेम भी नहीं कर पाएँगे। और इमरजेंसी सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट में आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, बट आप क्लेम करके वह रिफंड पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं उपचार से रिलेटेड जो है कैशलेस उपचार के लिए। तो जब भी आप दोस्तों विदाउट रेफर के अगर जाते हैं, तो उस कंडीशन में भले ही वह सीएपीएफ पैनल के अंतर्गत हॉस्पिटल हो, लेकिन आप बिना रेफरल के जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो पहले आपको हॉस्पिटल में पूछ लेना है कि क्या यह सीएपीएफ पैनल के अंतर्गत हॉस्पिटल है कि नहीं। तो अगर वह हॉस्पिटल इन पैनल है तो आप जाएँगे, पहले तो आपको रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। रेफरल कहाँ से लेना है वो मैंने बता दिया। रेफरल एक्टिव आयुष्मान कार्ड होना चाहिए और साथ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, कोई आश्रित हैं तो। तो यह 3 चीज़ आप लेकर के जाएँगी तो बिल्कुल आपको कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, ₹1 नहीं लगेगा जब तक वह ट्रीटमेंट वहाँ पर लेंगे, या तो उनका कोई टेस्ट हो, एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर एनीबॉडी कोई भी टेस्ट हो, या फिर डॉक्टर का जो भी चार्ज हो या ऑपरेशन चार्ज हो, बिल्कुल मुफ़्त होगा, यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो बोलते हैं ना मेरा पैसा कम आया क्लेम अगर किए तो वह रेफरल के लिए ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो हॉस्पिटल भी 2 तरह का होता है, एक एनएबीएस सर्टिफाइड, एक विदाउट एनएबीएस यानी कि नॉन एनएबीएस। इसके लिए हम ऑल सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर एनएबीएस हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा भी दिया जाता है। ठीक है? क्योंकि नॉन एनएबीएच वाला एनएबीएच के मामले में उनका जो कंपेयर में पैसा कम होता है। तो अप्रूवल आपका पैसा भले ही ज़्यादा लगे, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको सीजीएचएस रेट से ही पैसा अप्रूव होता है। पहले भी बताए हैं, आपका चार्ज कितना भी लग जाए, एग्ज़ाम्पल कोई डिलीवरी केस है, आपका 1 लाख रुपया खर्च लग गया, लेकिन वह पैकेज है जो सीजीएचएस का पैकेज, वो है 20,000 तो आपको 20,000 ही रुपए मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल कोई एमआरआई का आप चार्ज है 7,000 और सीजीएचएस रेट है उसका 2200 तो आपको 2200 ही अप्रूव होगा। अगर 2200 सीजीएचएस रेट है एनएबीएच का, तो नॉन एनएबीएच का उसका 1500 ही चार्ज होते हैं। तो नॉन एनएबीएच अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं, तो 1500 रुपए ही मिलेंगे। भले ही सीजीएचएस रेट जो है आपका 2200 रुपया है, तो वो सीजीएच और आप ट्रीटमेंट करा रखे हैं कहाँ पर जाकर के? नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल में। नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो और भी कम आपका पैसा अप्रूव होगा। अगर दोस्तों आप सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रेफरल की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से रेफरल करवाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, एमआई रूम हो या फिर अपने डिपार्टमेंट के कोई भी हॉस्पिटल हो, कंपोजिट हॉस्पिटल हो या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, उस कंडीशन में किसी की रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों रेफरल में क्या-क्या चीज़ मेंशन होता है, अभी हम रेफरल का आपको नमूना भी दिखाएँगे, अलग-अलग टाइप के नमूने भी होते हैं। तो रेफरल में आपको तो पहले बीमारी क्या है वो होना चाहिए, किस उद्देश्य से आप रेफरल कराते हैं वो होना चाहिए। रेफरल की तारीख उसमें मेंशन होता है कि कब रेफर हुआ, उसका विजिट, उसका वैलिडिटी डेट, बहुत सारे रेफरल में तो नहीं होते हैं। और उसमें रेफर में डॉक्टर कौन रेफर किया उसका साइन और मोहर ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, रेफरल का वैलिडिटी कितना दिन होता है? तो दोस्तों सामान्य मामलों में 1 महीना होता है रेफरल का वैलिडिटी और 3 विजिट। तो 1 महीना 3 विजिट के क्या है मतलब इसको आप पहले समझते हैं। यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में गए, एक बार आप रेफर लेकर के गए, उस रेफर में आप 1 महीना कोई नॉर्मल डिजीज़ है आपका, साधारण बीमारी है, तो उसका रेफरल का जो वैलिडिटी है वह 1 महीना है नॉर्मल में। और पुराने जैसे कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, एपिलेप्सी वगैरह जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, उस कंडीशन में 3 महीने वैलिडिटी होता है रेफरल की। तो 3 महीने यहाँ पर पहले 1 महीना समझते हैं। कोई अगर आपको नॉर्मल बीमारी है, आपके पास रेफर एक है, आप हॉस्पिटल में गए, तो एक रेफरल पे आप 3 बार विजिट कर सकते हैं। रेफरल एक है तो उस नीचे आप वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एक रेफरल में ही फर्स्ट विजिट डन, उतना तारीख वहाँ डेट डाल देंगे। फिर आप दूसरा बार जाएँगे तो वहाँ पर लिख देंगे सेकंड विजिट, वहाँ पर डेट डाल देंगे और फिर तीसरा बार जाएँगे उसी रेफरल को लेकर के तो यहाँ पर थर्ड विजिट यानी कि फाइनल विजिट होता है वह। तो एक रेफरल पे आप 3 बार विजिट कर सकते हैं।
उसका वैलिडिटी कितना है? 1 महीना। अगर आप 1 सप्ताह के अंदर ही 3 बार विजिट कर देते हैं, तो वह रेफरल का वैलिडिटी खत्म हो गया, ठीक है? उस कंडीशन में आपका कितना हो गया? 1 सप्ताह में ही वैलिडिटी खत्म। अगर आप कोई रेफरल है, अगर उसका आप 10 दिन में 3 बार विजिट कर सकते हैं, भले वह रेफरल का वैलिडिटी 1 महीना हो, लेकिन आप 3 विजिट पहले ही कर चुके होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 1 महीना तक वैलिडिटी नहीं रहता है, वैलिडिटी 3 विजिट तक ही सीमित होता है। तो आप किसी भी रेफरल पे 3 बार विजिट कर दिए, तो उस दौरान ही विजिट उनका खत्म और मैक्सिमम जो है 1 महीना। तो आप 1 महीना के अंतर्गत कभी भी 3 बार विजिट कर सकते हैं। इसके बाद पुराने केस जो भी हैं, जैसे हम बताएँ कैंसर वगैरह, एपिलेप्सी और बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट जिनका चलता है, उस कंडीशन में 3 महीने तक होता है। अब 3 महीने की वैलिडिटी में 3 बार विजिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी के मामले में होता है दोस्तों पर्चे की तारीख से, जो कि वहाँ पर आप स्लिप कटाएँगे, ओपीडी स्लिप, उस डेट से लेकर के 30 दिन तक आपका यह जो रेफरल है, वह वैलिड रहता है। इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि एक रेफरल पे आप अलग-अलग परामर्श ले सकते हैं डॉक्टरों से, यानी कि टोटल 9 परामर्श हो गया, यानी कि 3 तरह के डॉक्टर का। एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक रेफरल आपके पास है, आप ट्रीटमेंट लेने के लिए गए और वहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट समस्या को लेकर के ट्रीटमेंट कराने गए। तो वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट एक हो गया, एक परामर्श डॉक्टर का। तो वहाँ पर आप 3 बार उन डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हैं, उसी रेफरल पे। हम पहले भी बताए थे। तो जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए 3 बार विज़िट कर सकते हैं एक डॉक्टर के पास, तो 3 परामर्श हो गए। इसके बाद फिर गैस्ट्रोलॉजी के पास गए, उसी रेफरल में जा सकते हैं, गैस्ट्रोलॉजी को दूसरा रेफरल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस्ट्रोलॉजी के पास गए, तो उस कंडीशन में भी 3 बार वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो कितना हो गया 3 और 3 6, ये परामर्श ले चुके हैं। लास्ट अब मान लीजिए एक ऑर्थोपैडी के पास गए, ऑर्थो के डॉक्टर के पास गए, तो उस कंडीशन में ऑर्थो वाले के पास भी आप 3 टाइम विज़िट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में टोटल आप परामर्श जोड़ेंगे तो 9 परामर्श हो जाते हैं डॉक्टर का। तो आप एक रेफरल पे 3 तरह के जो डॉक्टर हैं, उनको आप दिखा सकते हैं 3-3 बार। तो इस तरीके से आप 9 बार परामर्श ले सकते हैं, एक ही रेफरल पे, अलग-अलग 3 डॉक्टर से। वैलिडिटी बता दिए, वैलिडिटी का कंडीशन जो है वह सेम रहेगा। नॉर्मल बीमारी है या फिर जो भी क्रिटिकल डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो वैलिडिटी है, वह बहुत सारे तो रेफरल में मेंशन रहते हैं। वैलिडिटी हम अभी आपको रेफरल का नमूना दिखाएँगे। जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराए हैं, तो उसी हॉस्पिटल से ज़रूरी नहीं है कि उसी हॉस्पिटल से आपको मेडिसिन भी लेना है। आप किसी भी पंजीकृत फार्मेसी का दुकान जो होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेंशन भी किए हैं, बिल पर ड्रग लाइसेंस नंबर होना चाहिए उनका और जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्लेम रिटर्न भी आ रहे हैं, इसी को लेकर के कि बिल पर जीएसटी नंबर नहीं है। और साथ में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको एनएसी लेना पड़ेगा उस हॉस्पिटल से। यहाँ पर बाकायदा एज़ पर इंस्ट्रक्शन है कि आप कहीं से भी दवा ले सकते हैं, उसके लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र यानी कि एनएसी की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई लंबा बीमारी चल रहा होता है, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे कि एपिलेप्सी का बीमारी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर ब्लड कैंसर किसी तरीके कैंसर हो गया, यानी कि कोई भी डिज़ीज़ हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट हमेशा निरंतर जारी रहता है। तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ओपीडी ट्रीटमेंट है, आप हर 15 दिन के बाद जाकर के दवा ले रहे हैं, वो भी ओपीडी में। तो ओपीडी ट्रीटमेंट में आप जब दवा ले रहे हैं, तो क्या आपको बार-बार मेडिकल क्लेम करना पड़ेगा या बार-बार रेफर करवाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर एक नमूना बना रखे हैं समझाने के लिए। एग्ज़ाम्पल कि यह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है? या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है ओपीडी का। तो हम 9 जनवरी के फर्स्ट यहाँ पर परामर्श लिए डॉक्टर का, जिसपे यहाँ पर डॉक्टर से जो मेडिसिन है वह प्रिस्क्राइब करवा लिए और यहाँ पर डॉक्टर का साइन एंड स्टाम्प ले लेना है। तो 9 जनवरी को आपको क्लेम नहीं करना है। इसके बाद फिर से अब जब नेक्स्ट विज़िट आप जाते हैं, तो एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट विज़िट फिर हम गए 15 जनवरी का, तो फिर से हम उसी डॉक्टर से यहाँ पर जो मेडिसिन है वह यहाँ पर नोट करवा लिए और दोबारा से हम 15 जनवरी का फ्रेश डेट यहाँ पर एंट्री करवा लिए, फ्रेश डेट एंड स्टाम्प। इसके बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ा, फिर हम चले गए, थर्ड विज़िट हो गया। तो थर्ड विज़िट यानी कि 25 जनवरी का हम गए और फिर यहाँ पर हम मेडिसिन जो भी है यहाँ पर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लिए। इसके बाद फिर फ्रेश डेट और यहाँ पर साइन स्टाम्प डॉक्टर को मेंशन करवा लेना है।
तो इस तरीके से हम कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो हम यहाँ पर 3 विजिट कर दिए। 3 विजिट के इस तरीके से हम फ्रेश एंट्री करते चले गए। इसके बाद फाइनली यहाँ पर अपना यूनिट के ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा लेना है। इसको अब एक साथ यह तीनों का आपको मेडिकल क्लेम करना है। आप इस तरीके से डेट पक्का एंट्री कराना है, क्योंकि किसी-किसी दोस्त ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ एक बार विजिट कर किए डॉक्टर के पास और वह लगातार 1 महीना से दवा लेते गए हैं, अपना मन से लेते गए। डॉक्टर ने यहाँ प्रिस्क्राइब किया है 10 दिन का मेडिसिन ओनली और खा रहे हैं 1-1 महीना का लेकर के। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्शन आ सकता है आपको मेडिकल क्लेम, जब भी आप मेडिकल क्लेम करेंगे तो। तो इसका खासकर आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको रूल्स को अपनाना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों, जो अगर कोई सुपरनेशन या फिर डिपुटेशन चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो अगर क्लेम किए हुए रहते हैं, तो उनको ट्रैक क्लेम या फिर क्लेम को मैनेज करने का उनका जो राइट दिया जाता है, वह 6 महीने तक होता है। वो व्यूइंग राइट्स होता है, वह देखने का अधिकार होता है, ठीक है? वह 6 महीना तक अगर सुपरनेशन चले गए, तो उस कंडीशन में उनका तो सारे डाटा रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से, फिर भी वह 6 महीने तक देख सकते हैं अपना क्लेम को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा रेफरल से हट करके यह टॉपिक है। कोई भी यानी कि न्यूबॉर्न बेबी है, उनका अगर आप मेडिकल क्लेम करना चाहते हैं, तो उनके मदर के आयुष्मान कार्ड पे ही होता है 6 महीना तक, ठीक है? यहाँ पर बाकायदा एज़ पर इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन किया गया है, 6 महीने तक की आयु के नवजात शिशु का उपचार माता के नाम पर और उनके आयुष्मान कार्ड पर किया जाएगा, ठीक है? 6 महीने बाद शिशु का अपना कार्ड अनिवार्य है। अगर आपका बच्चा अगर 7 महीना का हो गया या 6 महीना 5 दिन का हो गए, तो उस कंडीशन में उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप अपने माताजी का जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर क्लेम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद तो कुछ मेरे पास नमूने हैं, ये देखिए इस टाइप से जो रेफरल होते हैं, तो यहाँ पर रेफरल में देखिए बाकायदा कुछ-कुछ जो मेंशन होता है, यहाँ पर इस तरीके से रेफरल का वैलिडिटी दिया हुआ रहता है। जो प्रॉपर रेफरल सर्टिफिकेट है, उसमें आपको यह चीज़ मिलेगा देखने के लिए, कि रेफरल का वैलिडिटी यहाँ पर मार्क किया हुआ रहता है, लेकिन इस कंडीशन में इनके पास मार्क नहीं किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें मार्क ही नहीं होता, ये देखिए इस तरीके से ये रेफर तो कर दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर रेफर तो कर दिए, बट इसमें पता ही नहीं है कि ये इनका वैलिडिटी कितना है। तो आप खुद से ही अनुमान लगा लेना है कि अगर साधारण कोई नॉर्मल बीमारी है, तो वह रेफरल का वैलिडिटी 1 महीना है, यानी कि जैसे यह रेफरल जो दिखा रहा हूँ, इनका वैलिडिटी 1 महीना है। अगर कोई जैसे कि कैंसर और भी ब्रेन ट्यूमर वगैरह या फिर एपिलेप्सी वगैरह कुछ लॉन्ग ट्रीटमेंट वाला आपके पास बीमारी है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बाकायदा मेंशन होता है, तो अगर मेंशन नहीं होता है, तो आप ऑटोमेटिक आप एज़ पर इंस्ट्रक्शन 3 महीना उसको मान करके चलेंगे कि उसका वैलिडिटी जो है 3 महीना तक होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह भी है जैसे कि कोई डिपार्टमेंट वाले जो कॉपी लेकर के जाते हैं और उस कंडीशन में यहाँ पर रेफर करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीमारी देख लेना है कि बीमारी कैसा है, अगर यह साधारण बीमारी है तो यह रेफर का वैलिडिटी 1 महीना है। अगर यह कुछ क्रिटिकल डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में इनका जो वैलिडिटी या रेफर का हो जाएगा वह 3 महीने का होगा। दोस्तों, ओपीडी ट्रीटमेंट जब भी आप लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रेफरल लेना है, ना कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट। हो सकता है कोई हॉस्पिटल आपको ओपीडी ट्रीटमेंट में भी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट इश्यू कर दे। बट आपको जब आप मेडिकल क्लेम करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ दोस्त मेरे पास मैसेज भी किए थे कि मैं ओपीडी ट्रीटमेंट लिया हूँ और जिसका मैंने इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा रखा हूँ। तो क्या मेडिकल क्लेम हो जाएगा? तो मेडिकल क्लेम तो सबमिट हो जाएगा, बट ऑब्जेक्शन आ जाएगा। क्योंकि जो ओपीडी ट्रीटमेंट है, वह इमरजेंसी में नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल आप लेकर के चलिए, मलेरिया, टाइफाइड कुछ है, आपके पास डेंगू, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट आपका नहीं बनेगा। ओपीडी ट्रीटमेंट में आपको इमरजेंसी केस नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको रेफरल ज़रूरत पड़ता है। तो जब भी आप मेडिकल क्लेम करते हैं ओपीडी ट्रीटमेंट का, तो आपको इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट नहीं, रेफरल जमा करना है, यानी कि रेफरल अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो भी वीडियो में इंस्ट्रक्शन बताया हूँ, उसका मैंने पीडीएफ जो है यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और एक पीडीएफ है, तो 2 पीडीएफ मैंने टोटल दिया हूँ इंस्ट्रक्शन का, जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको पहुँचाया, और अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके की जानकारी अक्सर लेकर आते रहता हूँ।
मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।